हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना जो हमें देखने को मिलता है वो फैराडे और हेनरी की वजह से हमें देखने को मिलता है। इन्होंने ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे इस फिनोमेना के ऊपर और लास्ट में जो चीज़ें हमें पता चली वो उन्होंने फैराडे ने लॉ की फॉर्म में लिख दिया, जिसे हम नाम लेते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उन लॉ के ऊपर जाने से पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जिन एक्सपेरिमेंट से हमें आइडिया हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कोयल, रिलेटिव मोशन ऑफ कोयल एंड कोयल, नो मोशन बिटवीन कोयल एंड कोयल। इन 3 एक्सपेरिमेंट से हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में ये हमें जो फिनोमेना जो देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके पीछे का रीजन क्या है, हमें किस रीजन की वजह से देखने को मिलता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जब उन्होंने लॉ दिया फैराडे ने, तो उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। मतलब जो भी उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो स्टार्ट किया, इनसे पूछा गया व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। तो उनका जवाब जो था बड़ा ही अच्छा था, सुंदर था। उन्होंने जवाब दिया व्हाट इज द यूज ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी। किसी न्यू बोर्न बेबी का क्या यूज होता है। तो देखिए, आज जो ट्रांसफॉर्मर जो है, जनरेटर जो है, वो सब इसी फिनोमेना के ऊपर बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पे बेस है। अगर ट्रांसफॉर्मर जनरेटर ना हो तो आप सोच सकते हो 1 मिनट के लिए भी अगर आपके पास आपके घर में लाइट नहीं है तो आपका क्या हाल होगा। तो ये आपकी यहाँ पर हम फिजिक्स में काफ़ी बड़ी देन बोल सकते हैं फैराडे की और हेनरी की, जो हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना की वजह से ही जो आपके जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर जो है वो काम करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स जो थे, 3 एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पर बताएंगे क्या क्या हमें उनमें देखने को मिला, और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन जो आए उनको हम एक लॉ की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो हमारे पास क्या था। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, या यू कैन कॉल इट रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, एक ही बात है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन का। देखिए क्या फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास कोई कॉइल है, ये आपके पास कोई कॉइल है, हम सिर्फ सिंगल एक टर्न की कॉइल लेकर के चल रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स भी ले सकते हैं, बाद में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो अभी हमारे पास ये 1 नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसको आपने कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लास्ट चैप्टर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है हमारे पास, इट इज एन डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट द करंट, जो करंट को डिटेक्ट भी करता है और मेजर भी करता है। ये भी बताता है कितना मैग्नीट्यूड करंट फ्लो कर रहा है और साथ के साथ किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये आपके पास कोई कॉइल है या लूप आप बोल सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, इस चैप्टर में या कहीं भी किसी भी चैप्टर में जब भी कॉइल या लूप का नाम लिया जाता है, कॉइल या लूप का नाम लिया जाएगा, उसका मीनिंग क्या होता है कॉइल या लूप का, कि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो करंट कैरिंग कॉइल है, वो मतलब करंट कैरिंग कॉइल है और इंसुलेटेड है। करंट कैरिंग कॉइल है और इंसुलेटेड है, मतलब आप उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करोगे, बैटरी से कनेक्ट करोगे तो उसमें से करंट पास होने लग जाएगा। जब तक कनेक्ट नहीं किया तब तक वो उसमें से करंट पास नहीं होगा। ये मीनिंग है यहाँ पर कॉइल या लूप का। तो मतलब ये कहना का ये आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है, सीधा सीधा मतलब ये है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक कॉइल ली, इस शेप में इंसुलेटेड कॉइल है, ऊपर से गैल्वेनोमीटर से आपने इसको कनेक्ट किया। तो अभी फिलहाल टाइम गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, क्योंकि किसी बैटरी वगैरह से किसी से भी ये कनेक्ट नहीं है। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन फिलहाल टाइम 0 के ऊपर, 0 पे ये डिनोट करेगा आपको। अब यहाँ पर एक मैग्नेट लेकर के आओ इसके पास। ये मैग्नेट बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। जब तक ये मैग्नेट रेस्ट के ऊपर है, यहाँ पर रखे हुए आराम से, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अब भी 0 ही है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आते हैं, जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आते हैं, जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाता है।
जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आते हैं, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन यहां पर बढ़ता चला जाता है। मतलब कहने का इस कॉइल के अंदर करंट जो है वो फ्लो करने लग गया, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने लग गया। जैसे अब हम इसको दूर लेकर के जाते हैं, जब हम इस मैग्नेट को इससे दूर लेकर के जाते हैं, तब भी यहां पर इस कॉइल में करंट हमें देखने को मिलता है। इस केस में भी गैलोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। पहले जो डायरेक्शन थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में अब वो डिफ्लेक्शन शो करता है, पहले वाली से अपोजिट। डायरेक्शन का रोल बाद में समझेंगे, लेंस ला के हेल्प से समझ में आएगा। अभी आप फिनोमेना समझने की कोशिश कीजिए कि ये करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो किस वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आए या इसे दूर लेकर के गए, दोनों ही केसेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो गैलोमीटर तो तभी डिफ्लेक्शन शो कर सकता है जब इसमें से करंट पास हो रहा हो। इट मींस इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है, इट मींस इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है। क्यों पास हुआ, अब इस चीज को जरा समझिए। हम इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं। जो कल हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास नंबर ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, और इन मैथमेटिकल फॉर्म फाइव इज इक्वल टू BDS या BDS cos of थीटा। तो यहां पर देखिए, जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आओगे, जैसे जैसे पास लेकर के आओगे, तो पहले जब ये मैग्नेट यहां पर थी तो इसके अंदर से यहां पर हमें पता है किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग में यहां पर आपको मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइन देखने को मिलती है इस टाइप से। जब आप इसको इसके पास लेकर के आओगे, जब पास लेकर के आओगे तो पहले देखिए इसमें से सिर्फ दो ही लाइन पास हो रही थी। जब आप इस मैग्नेट को और पास लेकर के आओगे तो इसमें से और ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो पास होगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। पहले मैग्नेटिक लाइन कम थी, मतलब यहाँ पर इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कम था, और आप पास लेकर के आए तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया। ज्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेरी करना चाहिए। यहाँ पर जब आप जैसे जैसे आप इसको पास लेकर के आए, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, बढ़ता जा रहा था। जब आप इसको इससे दूर लेके गए, यहाँ पर जब आप इसको दूर लेकर गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती चली गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हम क्यों यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए। जैसे जैसे आप इसको दूर लेकर गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होती चलेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कम होता चला गया। तो मतलब दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है तो उस केस में यहाँ पर हमें करंट जो है वो इंड्यूस होता है, या हमका EMF जो है वो यहाँ पर इंड्यूस होती है। दोनों ही केसेस में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम और बेटर वे में कहें तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने की वजह से इंड्यूस हो रहा है करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, BDS cos of थीटा। अभी ये समझ में आएगा, अभी ये तीनों एक्सपेरिमेंट से हमारे पास अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट। ओके, अब सेम ऐसे ही आप अगर आप इस मैग्नेट को फिक्स रखते हैं, जैसे कि आपके पास कोई बार मैग्नेट थी ऐसे, ये इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर की साइड भी ले सकते हैं। तो अब ये आपके पास एक कॉइल थी, वो बार मैग्नेट थी। अब आपने इस मैग्नेट को तो रखा फिक्स, अब आपने इस मैग्नेट को तो रखा फिक्स, और ये आपके पास जो कॉइल जो थी, जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट थी, इसको अब आप इसके पास लेकर के गए, इसको आप इसके पास लेकर गए। तो जब आप इसको इसके पास लेकर के आए, जब आप इस कॉइल को इसके पास लेकर के आए, तो हमने क्या देखा कि इस केस में भी यहां पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। मतलब कहने का यहां पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है, इसमें करंट पास हो रहा है। जब आप इसको दूर लेकर गए, उस टाइम पे भी इसने डिफ्लेक्शन शो किया, लेकिन जब ये रेस्ट पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे, तब ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। रीजन सेम वही, यहां पर फिर से वही, अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करना चाहूं तो इस टाइप से दिखा सकता हूं ऐसे। तो जब आप इसके पास लेकर के आ रहे थे तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में घुसता चला जा रहा था, अंदर जाता जा रहा था, अंदर जाता जा रहा था। जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में अंदर जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है। जब आप इसको बाहर की साइड लेके जा रहे हैं, दूर लेकर के जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। तो ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड, या मोर स्पेसिफिकली अगर मैं फिर से कहूं, ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये था हमारे पास रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। चाहे तो कॉइल को मैग्नेट के पास लेके चले जाइए या मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के चले जाइए, दोनों ही केसेस में हमें EMF या करंट जो है वो इंड्यूस वहां पर हो जाता है, या करंट वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। इंड्यूस कहो या प्रोड्यूस कहो, एक ही बात। लेकिन ये हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू इंडक्शन, इसलिए हम इसको नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट का या इंड्यूस्ड EMF का। जो इसके अंदर करंट या EMF जो इंड्यूस हुई है उसी को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF।
जैसे यहाँ पर ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है वो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हुई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई। और अगर मान लीजिए कॉइल का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल या कंप्लीट सर्किट, वो आपके पास अगर आर है तो करंट जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा, ई बाई आर, जिस भी फॉर्म में आप समझना चाहें। ओके, तो ये था हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट या मैग्नेट एंड कॉइल। तो दोनों ही केसेस में हमें क्या पता चला, चाहे तो आप कॉइल को वेरी करा लीजिए, चाहे तो आप कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर के जाइए, चाहे मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के जाइए, दोनों ही केसेस में हमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस होती हुई दिखाई देती है ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड या वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो था रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड कॉइल, कॉइल एंड कॉइल। तो ये यहां पर आपके पास मान लीजिए आपके पास दो कॉइल है, एक को आपने स्टेशनरी रखना है, एक को आपने मूव कराना है। जैसे आपके पास एक कॉइल है जिसको आपने स्टेशनरी रखना है, उसको तो आप कनेक्ट कीजिए गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, इसको आपने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से, कॉइल या लूप, फिर से मीनिंग वही है कॉइल या लूप का। और ये आपके पास एक और कॉइल है, ये आपके पास एक और कॉइल है, इसको आपने कनेक्ट किया बैटरी से, इसको आपने कनेक्ट किया बैटरी से, और बैटरी से कनेक्ट किया आपने इसको यहाँ पर। स्टार्टिंग में क्या थे, ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे, इतने नजदीक नहीं थे, काफी दूर थे, दो काफी दूर थे। तो उस टाइम पे दोनों रेस्ट पे थे, तो उस केस में क्या था, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, उसकी नीडल जो थी 0 पे थी। जब आप इस बैटरी वाली कॉइल को, जो कॉइल बैटरी से कनेक्ट है, मतलब इसमें करंट पास हो रहा है, इसमें करंट पास हो रहा है, जब आप इस कॉइल को इसके पास लेकर के आते हो, इस दूसरी कॉइल के पास लेकर के आते हो, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, ये कॉइल फर्स्ट, ये कॉइल सेकंड। जब आप कॉइल फर्स्ट को कॉइल सेकंड के पास लेकर के आते हैं, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। क्यों कर रहा है, सेम रीजन। हमें पता है कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसके सराउंडिंग में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आप इसके पास लेकर के आ रहे हो, तो फिर से वही कंसेप्ट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहां पर आ रही है इस कॉइल के पास, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आपके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर वेरी कर रहा है। जब आप इसको दूर लेकर के जा रहे हो, दूर लेकर के जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो रहा है। उस केसेस में भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, उस केस में भी यहाँ पर आपको करंट जो है वो देखने को मिलता है, दोनों ही केसेस में आपको कॉइल के अंदर। नेक्स्ट, अब इस कॉइल को आप फिक्स रखिए, ये वाली जो कॉइल है जो बैटरी से कनेक्ट है, इसको फिक्स रखिए। अब आप इसको इसके पास लेकर के जाइए या इसको इससे दूर लेकर के जाइए, उन दोनों केसेस में भी हमें फिर से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है, मतलब फिर से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो गया है या ईएमएफ इंड्यूस हो गई है। रीजन फिर से वही, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये बैटरी से कनेक्ट है, करंट पास हो रहा है, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही थी, तो पहले 0 मैग्नेटिक फील्ड था, जब इससे दूर थी, इसके नजदीक गई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया, करंट इंड्यूस हो गया। ऐसे बाहर की साइड लेकर गया, दूर पीछे की साइड लेकर गए, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, कम होता गया, वेरी करता गया। अगर एक दूसरे से दूर है, रेस्ट पोजीशन पे है, उस केस में आपको कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता, मतलब उस केस में आपको इस कॉइल में कोई भी करंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये था आपके पास रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड कॉइल। नेक्स्ट देखिए, अब इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, इंड्यूस्ड करंट विदाउट मोशन ऑफ कॉइल। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि आपको कॉइल को मूव कराने की जरूरत नहीं है, कॉइल को मूव कराए बगैर भी आप करंट को दूसरी कॉइल के अंदर, करंट या ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइल, एक्सपेरिमेंटल कॉइल बोल सकते हो आप इसको, ये आपने कनेक्ट कर रखी है गैल्वेनोमीटर से, ओके, और ये आपके पास है दूसरी कॉइल। अब आपने इस दूसरी कॉइल को इसके नजदीक रख दिया, अब आपने इस दूसरी कॉइल को इसके नजदीक रख दिया, कॉइल सेकंड, आपने इस दूसरी कॉइल को इसके नजदीक रख दिया, ओके, नजदीक रख दिया, और इसके साथ यहां पर बैटरी कनेक्ट थी और की यहां पर कनेक्ट था। अब ये इसके नजदीक है, लेकिन अभी की ओपन है। जैसे आप इस की को क्लोज करोगे, जैसे आप इस की को क्लोज करोगे,
वैसे हम क्या देखेंगे, इसमें से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फिर से वही करंट या ईएमएफ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर फिर से यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करता हुआ दिखाई देगा। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? जैसे आपने इस स्विच को यहां से क्लोज किया, करंट धीरे धीरे इसमें बढ़ता चला गया, करंट धीरे धीरे इसमें बढ़ा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा। ओके, करंट बढ़ा ड्यू टू वेरिएशन ऑफ करंट। करंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ता है। बी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, अगर एक टर्न है तो म्यू नॉट आई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल एन है तो म्यू नॉट एन आई। तो करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ता है। स्टार्टिंग में ऑफ स्टेट में था, बाद में आपने इसको ऑन कर दिया, की को क्लोज कर दिया, करंट एक टाइम पे तो बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो करंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। तो उस केस में यहाँ पर इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसमें भी करंट ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। फिर से जब आप इस की को ऑफ कर देते हो, आप इस की को यहां से ऑफ कर देते हो, तो उस केस में क्या होता है, फिर से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, और पहले से अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करता है। अब क्यों क्या ऑफ करने के बाद, क्योंकि अब यहाँ पर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने रिफ्लेक्शन शुरू किया। इस कॉइल के अंदर आपको करंट या ईएमएफ देखने को मिलती है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में, मैग्नेट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो, बिना मोशन के भी आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर करंट या ईएमएफ देखने को मिल सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, जैसे यहां से इस की को आपने क्लोज कर रखा था, करंट बढ़ रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, इसमें भी ये भी आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जैसे ही आप इसके अंदर कोई आयरन रोड इंसर्ट करते हो, इन कॉइल्स के अंदर कोई आयरन रोड इंसर्ट करते हो, वैसे ही सडनली एकदम से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो है काफी ज्यादा शो करता है। क्यों? फिर से वही रीजन, ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इन सब में क्या वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर वेरी कर रहा है। और अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। तो इनमें से किसी भी क्वांटिटी को आप वेरी करके, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके भी आप करंट को इंड्यूस करा सकते हैं, ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। एरिया को वेरी करके भी, इसके एरिया को कम ज्यादा करके भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, उससे भी आप करंट और ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। एंगल को वेरी करके भी, एंगल यहाँ पर जो ऐसे रखा हुआ, इसको भी वेरी करा करके भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी होने की वजह से आप करंट या ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब वो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में जो वेरिएशन हुई है, वो वहां पर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया हो, ये भी हो सकता है उसका एरिया वेरी किया हो, कॉइल का या सिस्टम का, हो सकता है एंगल वहां पर वेरी किया हो, इन दोनों का, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, कुछ भी वहां पर हो सकता है। तो ये थे हमारे पास फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि अगर आपके पास किसी भी सिस्टम में, यहाँ पर आपके पास किसी भी कॉइल में, अगर किसी भी क्लोज सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें करंट या ईएमएफ वहां पर देखने को मिलता है किसी दूसरी कॉइल के अंदर। तो अब इन सभी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने एक लॉ दे दिया सिंपल, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस एक लॉ में ही ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन उस एक लॉ में ही दे दी गई, एक लाइन के अंदर। वो लॉ क्या था, अब ध्यान से समझिए इस चीज को। डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन जो है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेंस लॉ में अच्छे से बताएंगे इसके बारे में। अभी उस लॉ को समझिए और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। देखिए क्या था वो लॉ। तो फैराडे ने जो, हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन ली, उन एक्सपेरिमेंट से जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई, उन सब को एक स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया। उसी स्टेटमेंट को नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या सिंपली यू कैन कॉल इट लॉ ऑफ इंडक्शन। क्या थी वो स्टेटमेंट, क्या था वो लॉ? मैं इसको लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। कई बार इसको सीधा सीधा ये क्या 2 नंबर में पूछ लेता है, इसी लॉ को या इसी स्टेटमेंट को। क्या है वो आपके पास स्टेटमेंट, देखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF, the magnitude of induced EMF in a circuit, induced EMF as well as current, दोनों ही चीजें देखने को मिलेगी आपको।
ईएमएफ है तो करंट भी देखने को मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई आर या आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन ए सर्किट is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit that is कैसे लिखा जाएगा, E is equal to minus d phi by dt, E is equal to minus d phi by dt। देखिए क्या कहा, जो मैग्नीट्यूड जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का या करंट का किसी सर्किट के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है उसके इक्वल होगा। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होना जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स आप किस किस मेथड से वेरी कर सकते हो, तो आपके पास फॉर्मूला है phi b इज इक्वल टू bA cos ऑफ थीटा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा, एरिया वेरी होगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा, एंगल वेरी होगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा। क्लियर? तो वहां पर टाइम, वो मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वही उस आपके पास जो होगा वही आपके पास किसके इक्वल होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। और करंट किसके इक्वल होगा, अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस अगर आपके पास कैपिटल आर है तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाती है इसकी, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। यहां पर जो माइनस का जो साइन जो दिखाया है वो किस लिए दिखाया है, दैट रिप्रेजेंट्स ओनली फॉर डायरेक्शन, कि यहाँ पर ये जो इंड्यूस जो होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा इससे अपोजिट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स के, मतलब वो यहाँ पर इस मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा अपोज करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो वेरी करेगा उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या काम है, उसका हमेशा अपोज करना है। नेगेटिव साइन इसलिए दिखाया गया है। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम जब आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तब आपने इस नेगेटिव साइन को नहीं दिखाना है। समझ में आ जाएगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्शन बताएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट की, तो उस टाइम पे हमारे पास समझ में आ जाएगा नेगेटिव का रोल क्या है। क्लियर? तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए किसी टाइम t1 पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो phi1 है, आफ्टर सम टाइम दैट इज नोन एज टाइम t2 उसके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू phi2 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 टाइम रेट, टाइम में कितना चेंज हुआ, t2 माइनस t1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस को मैं छोड़ दूं, मैग्नीट्यूड लिखते टाइम आपने माइनस नहीं लेना है, माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, अपोजिशन को, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का इसका ये अपोज करता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा इससे अपोजिट, दैट इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। जैसे किसी टाइम मान लीजिए टाइम t1 जब था आपके पास 0 सेकेंड, उस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स है आपके पास 0 वेबर, आफ्टर 5 सेकेंड के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपके पास हो गया 0.5 वेबर। तो बताइए वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी। और मैं ये भी कह देता हूँ वहां पर सर्किट जो आपके पास कॉइल का जो टोटल रेजिस्टेंस जो आपके पास 1 ओम है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों की वैल्यू बताइए। तो बता सकते हैं आसानी से, हमारे पास कितनी होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, पहले था आपके पास 0 वेबर, बाद में हो गया 5 वेबर का चेंज हुआ। तो E इज इक्वल टू 5, टाइम में कितना चेंज हुआ, पहले 0 सेकेंड बाद में 5 सेकेंड, सॉरी 0.5, पहले था आपके पास ये 0 वेबर, बाद में हो गया 0.5 वेबर। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0.5, चेंज इन टाइम दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 वोल्ट मेजर्ड इन वोल्ट। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी हो गई, E/R, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पर 1 ओम, तो 0.1 by 1 दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। अगर ऐसे ये 2 ओम दे देता तो 0.1 by 2, जो भी आपके पास आता 0.05 एम्पियर। ओके, अब इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर हमने जो ये बताया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमने सिंगल कॉइल के लिए बताया। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए, जो आपको दिखाए, वो हमने सिंगल कॉइल लेकर के चले थे, एक ही कॉइल लेकर के चले थे। अब मान लीजिए वो आपके पास जो कॉइल जो है उसके अंदर 2 टर्न है, 3 टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर वहां पर n है, तो उस केस में भी क्या हमें ईएमएफ इतनी देखने को मिलेगी, नहीं।
जितनी नंबर ऑफ टर्न है उतनी टाइम ईएमएफ हो जाएगी। जैसे आपके पास कॉइल है, उसके अंदर 3 नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर स्मॉल एन है। ध्यान रखना मैं यहाँ पर स्मॉल एन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब तक हमने जो स्मॉल एन को रिप्रेजेंट किया है वो हमने रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपनी तरफ से भी इसको कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, बस आपने याद रखना है नोटेशन जो दिया है वो किसके लिए यूज किया है, कभी न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम कंफ्यूज हो जाओ। ओके, तो अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहाँ पर स्मॉल एन है तो यहाँ पर जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस एन टाइम, माइनस के रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन के लिए जो मैं पहले बता चुका हूँ। मैग्नीट्यूड आपके पास कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ का, इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई करोगे आप उतनी ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगी। और करंट कितना हो जाएगा, फिर से भाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ओके, अब इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम करते हैं, तब अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए आगे, स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या हमारे पास, कोई आपके पास, मैं चाहूंगा आप पहले इसको पढ़ लीजिए आराम से। देखिए, कोई आपके पास कोई स्क्वायर लूप है जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर, और रेजिस्टेंस जो है उसके लूप का वो कितना है, 0.5 ओम है। उसको वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर रखा है, जो कल लास्ट वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल किया था कुछ वैसा ही न्यूमेरिकल ये हमारे पास है। तो यहाँ पर इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमने कल भी कर लिया था। अब आगे क्या करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वहां पर सेटअप किया है जितने कितने का, 0.10 टेस्ला का, किसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, कुछ इस टाइप से है, जैसे कल भी कराया था लास्ट वीडियो में हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो वहां पर स्क्वायर लूप रखी हुई है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो एंगल वहां पर कितना, थीटा वहां पर कितना, 45 डिग्री का। मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करके 0 कर दिया है, इसको B1 नाम दे दूं, पहले इतना सेटअप किया था, बाद में उसको डिक्रीज करके 0 कर दिया, 0 टेस्ला कर दिया। कितने टाइम में, 0.10 सेकंड टाइम में। चेंज इन टाइम डेल टी इज इक्वल टू 0.70 सेकंड। ओके, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी टाइम t1, इसको अगर मैं 0 सेकंड नाम दूं, उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप किया था वो 0.10 टेस्ला, और बाद में फिर कर दिया टाइम t2 कितने टाइम पे, 0.70 सेकंड पे मैग्नेटिक फील्ड कर दिया 0 टेस्ला। ओके, तो अब आपने बताना है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आपने बतानी है। तो कैसे बताएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास अभी फॉर्मूला है वो क्या था, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी या माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस रिप्रेजेंट ओनली अपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ का अपोजिशन दिखाता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, माइनस का सिर्फ ये रोल, छोड़ना छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड के लिए केवल। तो ये आप इसको कैसे लिख सकते हैं, φ2 माइनस φ1 अपॉन चेंज इन टाइम, जो भी जितना भी टाइम में चेंज हुआ सीधा सीधा। तो ये हमारे पास इससे हेल्प से आ जाएगा आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। तो देखिए, पहले जो हमारे पास फ्लक्स था वो कितना था और बाद में कितना हो गया। अब देखिए, पहले हमारे पास फ्लक्स कितना था, पहले जो फ्लक्स था उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, φ1 इज इक्वल टू B1 A1 cos ऑफ θ1, यही होगा। पहले जो मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप किया, कितना फील्ड सेटअप किया, 0.10 टेस्ला का। एरिया कितना होगा उसका, अगर उसका स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप की साइड 0.1 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ओके, θ1 कितना है यहाँ पर, कितने एंगल पे अप्लाई किया है, 45 डिग्री पे, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू 0.1 क्यूब डिवाइड बाई √2 वेबर। ओके, ये आ गई φ1 की वैल्यू। φ2 की वैल्यू कितनी होगी, φ2 बाद में उस मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया 0, बाद में मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया 0, तो φ2 इज इक्वल टू B2 A2 cos ऑफ θ2। एरिया स्क्वायर लूप तो वही है, एरिया तो वही रहेगा, थीटा का जो भी हुआ हमें नहीं बताएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, 0 वेबर। तो चेंज कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू d5v, दैट इज इक्वल टू
phi2 minus phi1 that is equal to change in magnetic flux is equal to पहले बाद में हो गया 0, पहले था कितना 0.1 क्यूब डिवाइड बाई √2। ओके, तो ये आपके पास इतना चेंज उसमें हो गया। कितने टाइम में हुआ चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू 0.70 सेकेंड। आगे सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ये वाला मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ भैया। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने नहीं लिखी है, अगर किसी को ये न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप लास्ट वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स माइनस 0.1 क्यूब अपॉन √3 एंड चेंज इन टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ है 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड सॉरी 0.2 बाय √2। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे माइनस 0.1 क्यूब अपॉन √2 1.414 मल्टीप्लाई बाय 0.7, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसके अंदर, वोल्ट के अंदर। ये आ जाएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1×10⁻³ वोल्ट या 1 मिली वोल्ट। ये आपके पास ये वैल्यू आ जाए, चेक करके बताएंगे यही आती है कुछ और आती है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपसे इंड्यूस्ड करंट की भी वैल्यू पूछता है। तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, I = E/R। तो I कितना है हमारे पास 1 मिली वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 3.10⁻³ वोल्ट। और R कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, जो लूप है उसी का आपने रेजिस्टेंस लेना है, दैट इज इक्वल टू 0.5 ओम। तो ये आपके पास हो जाएगा जितना भी आएगा आपके पास 10/5 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ एम्पियर या 2 मिली एम्पियर। ओके, ऐसे आपने न्यूमेरिकल करने। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी के ऊपर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है आपको, कोई आपके पास कोई स्क्वायर कॉइल है जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर मींस 0.1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने 500 टर्न्स, जो अभी हम बात कर रहे थे पीछे। और रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 2 ओम है, रेजिस्टेंस उसका कितना है 2 ओम आपके पास वहां पर प्रेजेंट है। वो रखा है, उसका जो प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस टाइप से रखी गई है वो। ये आपके पास मान लीजिए कोई सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसका जो प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे ये सर्कुलर कॉइल का प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन मिलेगा, एंगल कितना 90 डिग्री का, एंगल 90 मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर जो आएगा ऐसे ही आएगा, एरिया वेक्टर भी इधर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एंगल कितना 0 डिग्री। इसके लास्ट वीडियो में मैं ये करा चुका हूँ, ये ऐसा ही क्वेश्चन। तो यहाँ पर θ1 नाम दे दो इसको, कितना 0 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, इसको वर्टिकल डायमीटर के अक्रॉस रोटेट कर दिया थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री से 180 डिग्री एंगल से इसको रोटेट कर दिया। कितने टाइम में 0.25 सेकंड टाइम के अंदर। तो पहले टाइम अगर 0 सेकंड था तो चेंज इन टाइम कितना हो गया 0.25 सेकंड। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की आपने वैल्यू बतानी कितनी होगी। गिवन आपको वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ कितना है 3.0 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो कर सकते हैं इजीली, जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उतना ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा सीधा सीधा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू माइनस, अगर एक टर्न है तो d∅b/dt, और अगर दो नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है टोटल तो E इज इक्वल टू माइनस n/d∅/dt। तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा d∅b इज इक्वल टू ∅2 - ∅1, और चेंज इन टाइम दैट इज गिवन है आपको डेल टी कितना है 0.25 सेकंड। तो बस आपने ये निकालना है ∅2 ∅1। तो फाई आपके पास क्या होता है BA cos ऑफ थीटा, ∅1 लिखना चाहो तो ∅1 इज इक्वल टू B1 A1 cos θ1, ∅2 इज इक्वल टू B2 A2 cos ऑफ θ2। अब इसमें B और A तो कांस्टेंट है, वही सर्कुलर कॉइल है तो उसका एरिया भी वही रहेगा, रेडियस वही है तो एरिया वही रहेगा। तो A1 और A2 की जगह सीधा सीधा A लिख दूं। मैग्नेटिक फील्ड वहां पर उतना ही रहेगा जितना वहां पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वही मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है, और कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या हो रहा है सिर्फ एंगल, पहले 0 डिग्री था, रोटेट कर दिया तो 180 हो गया, तो θ1 से θ2 हो गया, ये वैल्यू वेरी कर रही है। तो जो मैं बता रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ
तो ईएमएफ और करंट जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन करने की वजह से वहां पर इंड्यूस नहीं होता, एरिया भी वेरी करेगा तो भी इंड्यूस हो सकता है करंट और ईएमएफ, अगर एंगल वेरी करेगा तो भी इंड्यूस हो सकता है। तो चेंज क्या होगा, phi2 इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स d phi is equal to phi2 minus phi1, that is equal to BA cos of theta 2 minus BA cos of theta 1 या BA cos of theta 2 minus cos of theta 1। अगर अलग अलग से करना हो तो अलग अलग से कर लीजिए। पहले जो फ्लक्स था वो कितना था, phi1 is equal to BA cos of theta 1। तो B और A की मैं अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, बाद में पुट कर देंगे सीधा सीधा। BA थीटा 1 कितना 0, cos 0 कितना 1, B इंटू ए। बाद में हो गया कितना BA cos ऑफ थीटा 2 कितना 180, cos 180 कितना माइनस के BA। तो सीधा ये मत कहना है 0 हो गया। चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स d phi इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1। तो phi2 कितना माइनस का BA और phi1 कितना BA, तो माइनस का BA माइनस के 2 टाइम ऑफ BA। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, अब यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए d phi की। आपके पास कितना हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स d phi इज इक्वल टू -2 टाइम ऑफ b वहां पर सिर्फ और सिर्फ वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, बाकी कुछ है नहीं। 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है 0.1 और इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू -6 इंटू 10⁻⁵ 10⁻⁻1 रेज़ टू द पावर 2 10⁻⁻2 10⁻⁻5 10⁻⁻2 10⁻⁻7 पाई वेबर। इतना चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इतना चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ, चेंज इन टाइम 0.25 सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स 500, चेंज इन फ्लक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 विद टाइम, कितने टाइम में 0.25 सेकंड में। इसको सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट या 3.8 मिली वोल्ट। चेक करके आप मेरे को बताएंगे यही आता है कुछ और आता है, कल तो नहीं कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू E/R। तो ये कितना है 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन रेजिस्टेंस कितना है लूप का, सर्कुलर कॉइल का 2 ओम। तो कितना हो जाएगा ये 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर या 1.9 मिली एम्पियर। तो इस टाइप से आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ओके, तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट्स, लॉज ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उस पर प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको बारी बारी से स्टडी करेंगे, कैसे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके, एरिया को वेरी करके और एंगल को वेरी करके मैग्नेटिक फ्लक्स को वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे वेरी करता है। और साथ के साथ जो हमारे पास जो कंसेप्ट जो था डायरेक्शन का, वो कंसेप्ट भी हम समझेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा, वो डायरेक्शन भी विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। ओके, थैंक यू।